आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी नई यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक है, तो इस यूनिट में देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इससे 10 क्वेश्चन आना लगभग तय है। इससे ज़्यादा प्रश्न भी इस यूनिट से आ सकते हैं और हमेशा जब भी सिलेबस में कोई नई यूनिट जोड़ी जाती है तो उससे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस यूनिट के अंतर्गत आपका क्या है कि मध्य प्रदेश में पहली अगर हम देखें इस यूनिट को शुरू से, तो पहला है मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका भौगोलिक विस्तार कैसा है, और उसी के साथ उसी लाइन में लिखा हुआ है उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि उनके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो नॉर्मली बच्चे पॉलिटी में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसके लिए सबसे पहले जनजाति शब्द या अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो कहाँ प्रयोग किया गया था। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अनुसूचित जनजाति शब्द सबसे पहले 1935 के एक्ट में प्रयोग किया गया था, और ये एक्ट जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो किस एक्ट में प्रयोग किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयोग किया गया। अब अनुसूचित जनजाति को हम लोग सामान्य रूप में कई बार आदिवासी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आदिवासी शब्द था ये ठक्कर बापा, तो ठक्कर बापा जो थे इन्होंने प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधानों की, तो आर्टिकल 330 के अंतर्गत यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर एससी एंड एसटी, तो लोकसभा में एससी और एसटी दोनों के लिए ही सीटों के आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 330 में। वर्तमान स्थिति पे बात करें तो लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट्स और एसटी के लिए 47 सीट्स जो हैं यहाँ पर आरक्षित की गई हैं, या 84 और 47 सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है। रिजर्वेशन का आधार हमेशा एससी और एसटी के केस में जनसंख्या रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है एससी की भारत में 2011 की ही जो अंतिम जनगणना है, तो एससी की जनसंख्या 16.6% के अप्रॉक्स है, जबकि एसटी की जो जनसंख्या है वो 8.6% है लगभग। तो इस तरीके से इनकी जो जनसंख्या है उसी के आधार पर इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। एससी के लिए 84 सीट्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एसटी के लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। इसके बाद एक आर्टिकल था जो आंग्ल भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की बात करता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है आपका आर्टिकल 332। जिस तरीके से लोकसभा में आर्टिकल 330 में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, उसी तरीके से राज्यों की विधानसभाओं में आर्टिकल 332 के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात की गई है। अब यहाँ से फिर से प्रश्न उठता है कि भाई मध्य प्रदेश विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। एक कॉमन डेटा आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो ये देखिए कैसा हो गया, एसटी के लिए 47 सीट्स और एसटी के लिए 47, लेकिन 47 एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो लोकसभा में हैं और राज्यों की विधानसभाओं में ये दोनों सीटें संख्या के रूप में हम एक जैसी देखते हैं, जबकि एससी की लोकसभा में 84 और मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में 35 सीट्स जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। इसके बाद 333 आर्टिकल को भी हटा दिया गया है 104वें संशोधन से। फिर आता है आर्टिकल 334, तो इसमें है सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। तो बेटा जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड, इसकी ये बात करता है।
हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हर 10 साल के बाद में, शुरू में ये आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया, लेकिन अभी 10 साल करके आरक्षण जो है 2020 तक था, और उससे ये बढ़ाकर आरक्षण जो है वो 2030 तक कर दिया गया है। आपको मुझे ये बताना होगा कि 2020 से 30 तक का जो आरक्षण है ये किस संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया था। इसके बाद 335, तो सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे की बात की जाती है। तो क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट, तो जो SC और ST के दावे हैं सेवाओं में वो आर्टिकल 335 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 338, और आर्टिकल 338 के अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये फिर से आपके संवैधानिक प्रावधानों में आ गया अनुसूचित जनजाति का। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A के अंतर्गत आता है। और 338B में देखते हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये हमारा 102वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। यहाँ पर अगर हम देखें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए जो प्रावधान हुआ है वो 89 अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से किया गया था, और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 339 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। तो जो हमारी संघ सरकार है तो कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इसकी बात की जाती है आर्टिकल 339 के अंतर्गत। फिर 340 में पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की बात की जाती है। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियां तो शेड्यूल कास्ट हैं, आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल ट्राइब हैं, और 342A में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस 342A में आता है, और ये 102वें संविधान संशोधन के पहले यहाँ पर नहीं आता था। इसके अलावा अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा की बात करते हैं तो जो SC की परिभाषा है वो आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 के अंतर्गत आती है, जबकि ST अनुसूचित जनजाति की परिभाषा 366 सब क्लॉज 25 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारी 366 की। और 342 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 342 में अनुसूचित जनजाति थी, 341 में अनुसूचित जाति थी। तो ये जो ST हैं अगर इसके लिए सूची में शामिल करना है तो राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह करेंगे और उसके बाद उस जाति को अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर सकते हैं। इस पर प्रश्न बन सकता है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुई बात आपकी। अब हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो अगर अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। लेकिन प्रतिशतता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये कहानी जो है वो बदल जाती है। तो प्रतिशतता के आधार पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर नहीं आता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 मतलब जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है ये होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये लगभग 21.09 या कहें 21.1, क्योंकि 09 को हम 1 कह सकते हैं। अगर हम एक एवरेज पे जाते हैं तो 21.1 एग्जैक्टली क्या है 21.09, लेकिन अगर ये नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आता है 21.1, तो 21.1% जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। MP में कुल
46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थी, लेकिन 8 जनवरी 2003 को 3 जो अनुसूचित जातियां हैं कीर, मीना और पारधी को हटा दिया गया। इस प्रकार 43 जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अधिसूचित हैं। ये कीर, मीना, पारधी को जैसे हटाया गया है तो क्या इनको ओबीसी में डाला गया होगा या इनको जनजाति से हटा दिया गया है तो इनको कहाँ पे रखा गया होगा? वो तो सरकार डिसाइड करती है, कहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो मीना ओबीसी में भी आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 जो जनजातियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैगा, भारिया और सहरिया। इन्हें भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। और इन तीनों ही, जैसे स्पेशली भारिया का जो मुख्य क्षेत्र है वो छिंदवाड़ा माना जाता है। छिंदवाड़ा के पातालकोट रीजन में ये पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। सहरिया तो जो श्योपुर वाला रीजन है वहाँ पर सहरिया जनजाति काफ़ी पिछड़ी जनजाति में मानी जाती है। और तीसरी जनजाति है वो बैगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बैकवर्ड ट्राइब क्या है, मतलब ट्राइब में भी और बैकवर्ड कौन है जो और अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में जानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है बैगा, भारिया और सहरिया है। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहला था, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये 13th नंबर का है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये प्रश्न बहुत आसानी से गलत हो जाएगा किसी का भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रतिशतता ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, लेकिन वास्तविक रूप में मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में ना होकर सर्वाधिक जो एसटी प्रतिशतता है वो मिजोरम में होती है। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों का जो सेक्स रेशो या लिंगानुपात है वो 984 है 1000 में, और सर्वाधिक सेक्स रेशो या स्त्री पुरुष लिंगानुपात बालाघाट जिले में 1021 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है वो जिला धार है, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति या एसटी जनसंख्या वाला जिला भिंड है, किंतु कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिला में है मध्य प्रदेश में, तो ये आंसर होता है अलीराजपुर, जहाँ पर 89% जनसंख्या है, जबकि जो सबसे कम होता है वो भिंड होता है। तो आप तो ऐसे याद रख लीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या धार में है एसटी की, सबसे कम जनसंख्या भिंड में है, चाहे पॉपुलेशन में हो या परसेंटेज में हो। जबकि एसटी की जो परसेंटेज है सर्वाधिक, वो परसेंटेज आपकी अलीराजपुर में आती है। इन 4 प्रश्नों से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 6.8% थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शहरों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है, जहाँ 76.8% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई लोग गलत कर देंगे। किस तरीके से? क्योंकि सबका ये मानना होता है कि जो आदिवासियों की जनसंख्या है चूँकि भिंड में सबसे कम है, और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक आदिवासी या ट्राइबल कम्युनिटी किस जगह निवास करती है, शहरी क्षेत्रों में, तो अर्बन एरियाज में भिंड में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो रहती हैं। जबकि सबसे कम की जब हम बात करेंगे तो जनजातीय जनसंख्या शहरों में सबसे कम जो है डिंडोरी जिले में अंतिम स्थान पर है, जहां मात्र 1.6% जनजाति शहरों में निवास करती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए अच्छे समझिए आप इन चीज़ों को। सीधा प्रश्न आता है एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या धार में, एसटी की न्यूनतम जनसंख्या भिंड में, लेकिन एसटी का मैक्सिमम परसेंटेज अलीराजपुर में, जबकि मिनिमम परसेंटेज भी भिंड में। अब यहीं से कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि भिंड में परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों कम है, लेकिन उसके बावजूद अर्बन जो परसेंटेज है, ट्राइबल अर्बन परसेंटेज मतलब शहरी
जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक भिंड में और सबसे कम डिंडोरी में होता है। और डिंडोरी का एक डेटा और याद रखिएगा कि डिंडोरी जिला जो है इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी है मध्य प्रदेश की, जो कि 94 होती है। तो आपको ध्यान रखना है भिंड जिले में शहरी क्षेत्र में आपको याद रखिएगा 76.8% जनजातीय जनसंख्या है, जबकि डिंडोरी में मात्र 1.6% शहरी जनसंख्या निवास करती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई जनजातियों की सर्वाधिक संख्या, तो जो मैक्सिमम संख्या है जनजातियों की मध्य प्रदेश में उस पे आता है भील। इवन मध्य प्रदेश में ही नहीं, अगर भारत में भी आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक कौन सी जनजाति की संख्या होगी तो ये भील जाति होगी। इसके बाद हम देखें तो दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर कोल, इनकी संख्या आती है। ठीक है, अब जैसे देश में गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, अब इस डेटा को थोड़ा सा आपको सुधारना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जनसंख्या है सर्वाधिक वो देश में भी, अभी मैंने आपको बताया कि भील है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अभी मैंने जो डेटा दिया आपको जनजातियों से संबंधित, तो देखिए धार में सर्वाधिक थी, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद झाबुआ। ठीक है, और मिनिमम की जब हम बात करते हैं तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भिंड, दतिया और मुरैना। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम भिंड में 6131, दतिया में 15061 और मुरैना में 17030 पॉपुलेशन जो है वो एसटी की पाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रतिशतता में बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि सर्वाधिक जो परसेंटेज है एसटी का वो अलीराजपुर में 89%, उसके बाद झाबुआ में और उसके बाद बड़वानी में। अब यहाँ से एक प्रश्न अगर कभी आपसे बैक में जाके पूछ लिया कि 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज किस जिले में था, तो आंसर अब आपका अलीराजपुर नहीं होगा, झाबुआ होगा। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि झाबुआ से ही अलग होकर अलीराजपुर बना। तो इसका आंसर उस समय के पेपर्स में, आप पुराने पेपर्स में देखेंगे तो आंसर झाबुआ दिया जाता है। अभी भी कई किताबें आपको झाबुआ देंगी, लेकिन अब झाबुआ नहीं है, ये वर्तमान में अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर में 89%, ठीक है, झाबुआ में 87% और बड़वानी में 69.4% एसटी की पॉपुलेशन होती है। सबसे कम तो भिंड में मात्र 0.4% जनसंख्या, मुरैना में 0.9 और दतिया में 1.9% जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो अगर आपसे कभी 3 जिले भी पूछ लिए जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि भिंड है, फिर दतिया है, मुरैना है, फिर दतिया है। जबकि यहाँ पर हम अधिकतम में क्या देख रहे हैं, अलीराजपुर है, झाबुआ है और बड़वानी है। अच्छी बात ये है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, परसेंटेज में मिनिमम परसेंटेज में कौन आ रहा था, भिंड, लेकिन भिंड के बाद मुरैना और फिर दतिया आ रहा था। जबकि जनसंख्या में हम यही चीज़ क्या देख रहे हैं, भिंड, दतिया, मुरैना। क्वेश्चन पॉपुलेशन में आएगा कि 3 न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले, तो आंसर होगा भिंड, भिंड के बाद आपका आंसर होगा दतिया और फिर होगा मुरैना। जबकि परसेंटेज में मिनिमम में जब हम बात करेंगे, देखिए आप अच्छे से, भिंड, मुरैना, दतिया, और यहाँ क्या है आपका भिंड, दतिया, मुरैना। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट रखना, नहीं तो ये भिंड बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए आंसर। तो भिंड में एसटी की सर्वाधिक अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज और डिंडोरी में मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ, भिंड में, जबकि अनुसूचित जनजाति का ही सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत आपका डिंडोरी में होता है और सबसे कम एसटी जनसंख्या भिंड में है। लेकिन दूसरे नंबर पर दतिया और तीसरे नंबर पर मुरैना है जनसंख्या वाइज मिनिमम में। लेकिन जब प्रतिशतता पे मिनिमम में हम जाते हैं तो भिंड, मुरैना और दतिया आ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी है, दतिया में 15,000 है, मुरैना में 17,000 है, तो परसेंटेज में ये चीज़ क्यों आई यहाँ पे? पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया कम है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉपुलेशन के कारण ये चेंजेस जो हैं वो आपके आ जाते हैं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। फिर हम आते हैं जनजातीय क्षेत्र। तो कुछ जनजातीय क्षेत्र जैसे हम सेंट्रल रीजन की बात करते हैं मध्य क्षेत्र में, तो इसके अंतर्गत बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी ये सब आते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से क्या मिलेंगी आपको, गोंड, कोल, कोरकू और बैगा जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल रीजन या मध्य क्षेत्र है इसमें बैतूल को शामिल करते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी महत्वपूर्ण जनजाति, भारिया जनजाति पाई जाती है। फिर सिवनी है, बालाघाट है, शहडोल है, मंडला है, डिंडोरी है, इनको शामिल किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से गोंड, कोल, कोरकू और बैगा जनजाति पाई जाती हैं। जबकि जब हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, ईस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पे रीवा, सीधी, शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिले आते हैं। यहाँ कोल, बैगा, उराव, कवार, कोरबा, पहाड़ी कोरबा और बेहरोर इन जातियों को शामिल किया जाता है। जबकि हम पश्चिमी क्षेत्र में बात करें तो वेस्टर्न रीजन में धार आएगा, झाबुआ आएगा, रतलाम, खरगोन जिले आएंगे, जिनमें भील कौमा भिलाला जनजाति, अब भील की ही एक उपजाति के रूप में भिलाला है जिसकी संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये निवास करती है। और आप अगर देखें, अब जैसे आपसे कहा जाए कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होगा, पूर्वी क्षेत्र में, समझना, मध्य, पूर्वी या पश्चिमी, तो निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, भील जनजाति की है। और भील मुख्य रूप से कहाँ पाई जा रही है, अगर आप देखेंगे तो यही पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में भी किस में, आप अगर ऐसे देखोगे ना तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर यही क्षेत्र जो है, खरगोन वगैरह, यहाँ पर आपको ये जनजाति बहुत मिलती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बातें, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या हमने बात की। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब जो शब्द है, सबसे पहली बार 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका प्रयोग किया गया। दूसरी जो बात हमने आपको बताई वो ये बताई कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रावधान है, अच्छा आदिवासी शब्द, तो आदिवासी शब्द ठक्कर बाबा ने प्रयोग किया था। और इनसे संबंधित जो प्रावधान है, तो आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में, ठीक है, तो 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। और इस तरीके से हम देखें तो लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण है। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश विधानसभा में SC के लिए 47 और हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में एक जैसा आरक्षण है, वो है 47, जबकि SC के लिए जो मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षण है वो 35 सीटों के लिए आरक्षण किया गया है। फिर इसके बाद 34 में तो सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त करने की बात करते हैं। 335 में हम देखते हैं कि सेवाओं और पदों पर SC और ST के दावे की बात करते हैं। 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 के A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है। और अनुसूचित जनजातियों की अगर घोषणा की बात आती है तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके अनुसूचित जनजाति के घोषणा कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग की जाती है। ये मैंने अभी आपको रिपीट कराया था। और इनकी परिभाषा की बात करते हैं तो आर्टिकल 366 ब्रैकेट में सब क्लॉज 24 में SC की परिभाषा और 366 ब्रैकेट में सब क्लॉज 25 के अंतर्गत ST की परिभाषा दी गई है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया, और मैंने बताया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ST जनसंख्या पाई जाती है, जबकि प्रतिशतता के रूप में मिजोरम में होती है, और प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 13वें नंबर पर आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो भील जनजाति निवास करती है। अगर हम जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या धार में,
निवास करती है। परसेंटेज वाइज हम बात करें तो अलीराजपुर में, और न्यूनतम पॉपुलेशन और परसेंटेज दोनों में बात करते हैं तो भिंड में निवास करती हैं। इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि जो ठीक है, तो 3 जिलों की हमने जो बात की, तो भाई 3 जिले कौन कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला धार। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सर्वाधिक धार में, फिर बड़वानी में, फिर झाबुआ में। जबकि वहीं हम न्यूनतम में बात करते हैं तो क्या जाता है आपका? भिंड, दतिया और मुरैना। लेकिन जब हम परसेंटेज में अधिकतम बात करते हैं तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी आ जाता है। अब देखो कैसा खेल है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ भी चेंज हो रही है यही कहानी। धार, बड़वानी, झाबुआ जनसंख्या में, लेकिन जब हम परसेंटेज में बात करते हैं अधिकतम में, तो क्या हो गया आपका? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, एक्सचेंज ऑफर आ गया ये। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और परसेंटेज में जब हम देखते हैं तो भिंड, मुरैना और दतिया, जबकि पॉपुलेशन में न्यूनतम में क्या था? भिंड, दतिया और मुरैना। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। इनमें कोई प्रश्न हो आपका किसी तरीके का तो मुझसे पूछ लीजिए आप। ये हमने जनजातियों की जो बात की कि भाई कौन सी जनजातियाँ हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ ली, इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान और इनकी जो जनगणना से संबंधित बातें थीं उनको हमने देख लिया। इतने में कोई प्रश्न है आपका लाइव में आप लोग पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। पूछना चाह रहे हैं? लिंक चली गई क्या? लाइव में आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं? समझ में आ रही है बात? किसी को भी कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का?